हो गया सर और ऐसे Good morning, sir, and my fellow classmates. My name is Aprajita Shukla, and I am pursuing LLB from Harishchandra PG College, affiliated to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, State University, Varanasi. Today, I am giving presentation on the topic FIR. We all are familiar with the term FIR. Let us understand what is the meaning of it. FIR stands for First Information Report. ये वो रिपोर्ट है जो पुलिस को किसी भी अपराध सूचना मिलने के बाद पुलिस दर्ज करती है और सीआरपीसी की धारा 154 के तहत बताता है कि FIR क्या होता है और हम किसे कहते हैं। जब भी किसी भी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो उसे लिखे। और यदि कोई भी असंज्ञेय अपराध होता है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो पुलिस का ये डिस्क्रिप्शन है कि वो FIR लिखे या ना लिखे, अपने लेवल पे उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे और इस मामले में ये खोजने का प्रयास करे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन ये मैंडेटरी है कि पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते आपकी इंफॉर्मेशन को दर्ज करे। इस इंफॉर्मेशन को देने वाला व्यक्ति इंफॉर्मेंट कहलाता है। इंफॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है या वो व्यक्ति जिसने अपराध को होते देखा है या वो व्यक्ति जिसे अपराध के बारे में पता चला। वो इंसान खुद विक्टिम का रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी उसको सूचना है। जब भी इंफॉर्मेंट पुलिस के पास जाता है तो वो इंफॉर्मेशन वर्बली भी दे सकता है। अगर वो वर्बली इंफॉर्मेशन देगा, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसको लिखे, और अगर रिटन वे में अपनी इंफॉर्मेशन को यानी कि किसी ऑफेंस के बारे में पुलिस को बताता है तो इंफॉर्मेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको साइन करे। यदि पुलिस दर्ज करती है तो पुलिस इंफॉर्मेंट से उस पर साइन कराएगी। साइन कराने के बाद उस इंफॉर्मेशन को अपनी एक बुक में एंटर करेगी, जिसे हम जनरली स्टेशन डायरी या जर्नल डायरी कहते हैं। उस रिटन इंफॉर्मेशन को, साइंड इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा। इसके बाद उसको इसकी कॉपी दी जाएगी और इसी रिटन इंफॉर्मेशन को हम FIR कहते हैं, जो कि CRPC की धारा 154 के तहत बताया गया। अब हम समझते हैं कि FIR के टाइप्स हैं। 2 FIR हैं, 0 FIR एंड काउंटर FIR। हम सब अब तक ये समझते थे कि जिस भी घटना स्थल से जुड़ा हुआ पुलिस स्टेशन होता है, यानी कि घटना स्थल जिस भी पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है, हम उसी पुलिस स्टेशन में घटना के बारे में किसी भी पुलिस ऑफिसर को बता सकते हैं। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आपके साथ घटना किसी भी जगह हुई हो, आप किसी भी थाना क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में उस घटना के बारे में किसी भी पुलिस ऑफिसर को बता सकते हैं। इसे हम 0 FIR कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर किसी भी घटना स्थल से जुड़े हुए जुरिडिक्शन जिस भी पुलिस स्टेशन का बनता है उसके बारे में सूचना नहीं है तो आप नहीं कंप्लेन कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0 FIR के थ्रू आप किसी भी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर जो होंगे आपकी कंप्लेंट को या आपकी एप्लीकेशन को उस पुलिस स्टेशन में पहुंचाएंगे जिस पुलिस स्टेशन के अंदर उस घटना स्थल का जुरिडिक्शन आता होगा, या फिर उसकी कॉपी एक मैजिस्ट्रेट के पास भी दी जाएगी। दूसरा है काउंटर FIR। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, जब आप किसी को ऑफर दें और वो इंसान पलट के आपको ऑफर दे, उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी पे FIR करें और विपक्षी आप पे उसके बाद एक FIR करे, उसका इंटेंशन मोटिव कुछ भी हो, दैट इज द मैटर ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, उससे हम काउंटर FIR कहते हैं। अब समझते हैं कि FIR की कॉपी कैसे करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंफॉर्मेंट को FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस द्वारा दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आपको FIR की कॉपी नहीं मिलती है तो आप किसी भी एडवोकेट की मदद से कोर्ट से FIR की कॉपी ले सकते हैं, जिसमें लॉयर एक क्रिमिनल फोलियो को फिल करते हैं और वो जाके कोर्ट के अंदर नकल विभाग में देते हैं और 24 घंटे के अंदर आपको एग्जिबिटेड कॉपी मिल जाती है। व्हाट इज एग्जिबिटेड कॉपी? कभी भी जब पुलिस स्टेशन में कोई भी FIR दर्ज होती है, वो दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उस मैजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट की जाती है जिनके पास उस पर्टिकुलर थाना का जुरिडिक्शन है या उस थाने के केसेस देखते हैं। फिर मैजिस्ट्रेट उस FIR को सील एंड साइन करते हैं और उसको हम एग्जिबिटेड कॉपी कहते हैं, जिसपे कोर्ट की मोहर लगी है। तो आप अपने एडवोकेट की मदद से कोर्ट से भी FIR की कॉपी ले सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या पुलिस को FIR लिखना क्या उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, क्या ये मैंडेटरी है? जी, अगर मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सूचना के मिलते उस इंफॉर्मेशन को लिखें। 2 लीडिंग केसेस मैं आपको बताऊंगी जिसमें ये बताया गया है
कि ये पुलिस की ड्यूटी है, दे आर ड्यूटी बाउंड टू राइट एन FIR व्हेन दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहला केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 के केस में 5 जजेस की बेंच ने ये डायरेक्शन दिया था कि पुलिस को जब भी किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है उन्हें FIR दर्ज करनी है। दे आर ड्यूटी बाउंड एंड दिस इज एन ऑब्लिगेटरी प्रोविजन। दूसरा केस था सुनील अंचल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 का ये रिसेंट केस है। इसमें भी यही डायरेक्शन दिया गया कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस को FIR लिखनी है। पुलिस ना नहीं कह सकती। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, अगर पुलिस ना कहती है, नहीं लिखती है, तो IPC की धारा 166 और 166A के तहत अगर पुलिस का ये इंटेंशन है कि वो आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से आपकी FIR दर्ज नहीं की है, इंजरी करने की, यानी कि किसी भी तरीके का नुकसान इन्फॉर्मेंट या विक्टिम को कर रहे हैं, अगर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में साबित होता है, वो पुलिस ऑफिसर IPC की धारा 166 के तहत पनिशेबल होगा। यदि वो लॉ को डिसोबे करते हैं, लॉ के डायरेक्शन को डिसोबे करते हैं, तो वो IPC की धारा 166A के तहत पनिशेबल होगा। इसके बाद हम आते हैं FIR की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ये बता दें, FIR की सब्सटैंटिव वैल्यू कुछ भी नहीं होती, लेकिन FIR वो एविडेंस है जो इस बात को बताता है कि पुलिस को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। वो इस बात का सबूत है कि इन्फॉर्मेंट ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और पुलिस को किस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करना है। ये एक प्राइमरी एविडेंस है जो FIR बताती है। इसके अलावा अगर वो इन्फॉर्मेंट एज अ विटनेस ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट में जाता है तो उसकी कही हुई बातों के कोरोबोरेशन यानी कि पुष्टिकरण या समर्थन के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 157 के तहत उस FIR का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि उसकी कही हुई बात का कॉन्ट्राडिक्शन करना है तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 147 के तहत उस FIR का यूज़ किया जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत उस FIR का इस्तेमाल कंडक्ट के लिए भी यूज़ होगा। और यदि इन्फॉर्मेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 145 के तहत उस इन्फॉर्मेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा और इस प्रोसेस में FIR का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस के तहत उसकी मौत हो जाती है तो FIR का यूज़ एज अ डेथ डिक्लेरेशन भी होगा। इसको मैं एक एग्जांपल के तहत समझाती हूँ। कुछ सालों पहले जब हम सभी बच्चे थे, दहेज के मामले बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे। अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि दहेज के सिलसिले में या दहेज प्रताड़ना की वजह से किसी विवाहित स्त्री को जलाकर मार दिया गया। इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, किसी भी जली हुई स्त्री को अगर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसी वक्त उनके रिलेटिव्स FIR करा रहे हैं और उनके बयान से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, वो FIR एज एन एविडेंस यूज़ होगा। वो फिर भी जिंदा रहती हैं तो भी FIR की एविडेंशियरी वैल्यू है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि अगर FIR लॉन्च होने के बाद अगर उनका 161 का बयान होता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो FIR और वो बयान दोनों एज एन एविडेंस यूज़ होगा। तो ये है कुछ एविडेंशियरी वैल्यू FIR। आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि FIR कभी भी कन्फेशनल मैनर में यूज़ नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ अगर वो कन्फेशन दे रहा है तो FIR को एज एन एविडेंस यूज़ नहीं कर सकता। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं कि यदि पुलिस आपकी FIR रजिस्टर करने से मना करे तो आप क्या कर सकते हैं। 2 प्रोविजंस आपने ऑलरेडी समझा कि वो लायबल होंगे, तो वो किस धारा के तहत पनिशेबल होंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहला, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बता सकते हैं। इस पोस्ट को रिसीव करके वो पुलिस ऑफिसर या तो खुद उस मामले का कॉग्निजेंस लेंगे और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं या फिर अपने किसी सब ऑर्डिनेट को बोल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है जहां CRPC की धारा 190 के तहत कोई भी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वो मैजिस्ट्रेट आपकी बात को सुनकर आपके लॉयर द्वारा जो आपको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उस मामले में पुलिस को 156(3) CRPC की धारा के तहत FIR करने का ऑर्डर दे सकते हैं और आपका मुकदमा वहाँ से दर्ज हो सकता है। इसके अलावा CRPC की धारा 200 के तहत एक कंप्लेंट का आपके पास ऑप्शन है जहाँ मैजिस्ट्रेट खुद मामले का कॉग्निजेंस लेंगे, एविडेंस देखेंगे और वहाँ से जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर इन केस पुलिस डिले करती है या किसी भी तरीके से आपकी FIR एक गिवन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में रजिस्टर नहीं होती है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास जिसके थ्रू आप अपनी मामले की जुडिशियल प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि यदि आपकी FIR होने में देरी हो तो क्या उसका प्रभाव आपके केस पे या उस मुकदमे पे या फिर पूरे मामले पे पड़ सकता है। जी बिल्कुल
पर्सन। अगर ये देरी पुलिस की तरफ से है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के समय ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो एक्सप्लेन करे मैजिस्ट्रेट के सामने, कॉम्पिटेंट जज के सामने कि ये देरी हुई तो हुई, और यदि ये देरी आपकी तरफ से है तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक कन्विंसिंग आंसर जज को दें, नहीं तो एक सस्पेक्शन क्रिएट होता है। जज इस बात की तह तक जाएंगे मोटिव को समझने में कि एग्जैक्टली मोटिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ केस, रेप केस, जिसमें उस लड़की ने, उस विक्टिम ने कम से कम 10-12 दिन का समय लिया और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया। ऑब्वियसली एविडेंस में मेडिकल वैल्यू कुछ भी नहीं निकली, उस वजह से केस वीक पड़ा, लेकिन उनका रीज़न ये था कि आई वॉज वरिड अबाउट माई इमेज एंड द इमेज ऑफ माई फैमिली इन द सोसाइटी, जो कि जाहिर है कोई भी लड़की तुरंत नहीं जा पाएगी, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इस तरीके के कन्विंसिंग आंसर्स अगर मिलते हैं तो जज इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा रीज़न नहीं आ रहा जज के सामने कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल कि क्यों डिले हुआ, तो मामला क्वैश भी हो सकता है, FIR क्वैश हो सकती है, मुकदमा खारिज भी हो सकता है और कमज़ोर भी पड़ सकता है। तो एज अ सिटीजन हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस चीज़ को समझें कि एज सुन एज पॉसिबल हमें जैसे ही किसी भी ऑफेंस की, स्पेशली कॉग्निटिव ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, हम पुलिस को सूचित करें। जुडिशरी अपना काम अपने तरीके से कर रही है। हम सब ने एक कहावत सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस हरीड। न्याय मिलने में ना जल्दबाजी अच्छी और ना ही न्याय पाने के लिए देरी अच्छी। आप अपना कर्तव्य करें, जितनी जल्दी हो सके पुलिस को सूचित करें, जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, एंड दिस इज हाउ जस्टिस विल बी सर्व्ड इन द सोसाइटी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड ऑन FIR. Thank you so much for your time and attention.